ठीक है। और कौन हमाद आ गया, और कौन रह गया आने से, कौन आने से रह गया? कोई रह तो नहीं गया भाई? कौन रहता है जी? अभी 4 लोग थे ना, बाकी कौन रह, गायब कौन रह गया भाई? कौन गायब है? हमारा गायब कौन है अभी? अच्छा, आप हिनक्ष फातिमा आ गई। अच्छा, पहले तो आप लोग थोड़ा सा असाइनमेंट की चीज़ को क्लियर कर लें ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो ना। असाइनमेंट का जो मैंने टॉपिक आप लोगों को दिया है वो शख्सियत के हवाले से है, और मैंने आप लोगों को शख्सियत बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है। जब मैंने आप लोगों को बताया था कि शख्सियत की ज़िंदगी के हवाले से 2-3 पहलू हैं, ठीक है ना। एक तो उनकी वो एजुकेशन मूवमेंट है, जो उनकी एजुकेशन के हवाले से कोशिशें थी कि जो उन्होंने एजुकेशन के हवाले से की थी, और उसके अंदर उनकी अलीगढ़ की पूरी तहरीक जो है वो उनकी एजुकेशन की ही मूवमेंट कहलाती है। उसके अंदर उनके सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं, उसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, उसके पॉलिटिकल भी हैं, उसके रिलीजियस भी हैं। वो सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो उनकी अलीगढ़ तहरीक में से ही निकल कर आते हैं बुनियादी तौर पर। तो उसके अंदर उन्होंने जो एमओ कॉलेज का क़याम कर रहे हैं, साइंटिफिक सोसाइटी बना रहे हैं स्कूलों की तरफ, और मुसलमानों को जदीद तालीम की तरफ राग़िब कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसका हिस्सा हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ मैंने उसके अंदर आपको उनकी एक मजहबी फ़िक्र के हवाले से भी कुछ चीज़ें बताई थी कि उनकी मजहबी फ़िक्र सोच क्या थी, वो क्या सोचते थे मज़हब के हवाले से, उनका दिमाग क्या था, किस नौइयत की चीज़ें थी, वो भी मैंने आपके सामने क्लियर की थी। तो यही चीज़ आपको उसके अंदर बुनियादी तौर पे शामिल करनी है, जो कि मैंने आपको बताई थी। अच्छा, अब क्या है, बहुत सारी चीज़ें तो नोट्स के अंदर मौजूद हैं, और वो नोट्स में वो चीज़ें होंगी जो कि अलीगढ़ तहरीक की होती हैं, लेकिन मजहबी फ़िक्र आपको बाकायदा तौर पर उसके अंदर मौजूद नहीं मिलेगी नोट्स में। उसकी वजह क्या है वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो एक मखसूस एंगल को सामने रखेगी, बस ये चीज़ पढ़ानी है अपने स्टूडेंट्स को, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। तो इसलिए उनकी मजहबी फिक्र पे ना बातचीत होती है, ना उसके असरात का जायज़ा लिया जाता है। मैंने जो सवाल किया है उसके अंदर बुनियादी तौर पर मैंने आप लोगों से यही राय मांगी है, यही ओपिनियन मांगा है कि आपको क्या समझ में आता है एक पर्सनैलिटी के बारे में। इस असाइनमेंट की जो भी चीज़ें वो आप नेट से आसानी से चाहेंगे सर्च कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगी, कोई इसमें परेशानी की चीज़ नहीं है। आपको हज़ारों चीज़ उसके बाद ताकि आपको ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी कि हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं बुनियादी तौर पे वो किस हद तक झूठ के ऊपर या गलत चीज़ों के ऊपर मबनी होती है, हमें हक़ाइक़ नहीं दिखाए जाते। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को उसके एक आध चीज़ों का वीडियोज़ भी शेयर कर सकता हूँ, लिंक शेयर कर सकता हूँ, जिसके अंदर उन्होंने सर सैयद के तमाम ख़यालात के ऊपर रोशनी डाली कि सर सैयद अहमद खान के ख़यालात थे क्या बुनियादी तौर पर। तो वो भी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी इसमें। तो वो चीज़ें वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ असल में आपको असाइनमेंट में करनी है वो ये करनी है, जिस चीज़ का मैं आपसे जिक्र कर रहा था वो ये कि आपका अपना ओपिनियन, अच्छा किसका मैसेज आया, मजहबी खुद लिखनी है क्या? जी हाँ, खुद लिखनी है आपने। और जो आपका जो असल चीज़ मैं जो आपको बता रहा था वो ये बता रहा था कि जो आप उसमें कंक्लूजन है वो असल में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जो कि आप उसका अख्तामिया लिखेंगे जिस भी सूरत में लिखें, चाहे वो एक पैराग्राफ का लिखें चाहे 2 पैराग्राफ का लिखें, 1 पेज का लिखें 2 पेज का लिखें, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। ना ये पूछने की परेशान होने की ज़रूरत है कि असाइनमेंट कितने पेजेस का होना चाहिए, कितना तवील कितना लेंथ होनी चाहिए, वो सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी मर्जी है। आप उसको 10 पेजेस में कंप्लीट कर सकते हैं, 10 में करें, 5 में कर सकते हैं, 5 में कर दें, वो आपकी अपनी हो। अगर आपको मुख्तसर लिखने आता है, मुख्तसर अच्छा लिख सकते हैं कि आप तमाम अल्फाज यानी कि कम अल्फाज में बहुत सारी चीज़ें बयान कर सकते हैं, वैसे कर लें, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो सवाल पूछा गया है उस चीज़ को ही फोकस रखिएगा, मद्देनजर रखिएगा। ये ओपिनियन दिलवाने की वजह क्या है, मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूँ, शायद मैंने पहले भी की थी, नहीं की तो आज दोबारा कर देता हूँ। ताकि जो पाकिस्तानी स्टडीज़ के जो पेपर का तरीक़ाकार होता है ग्रेजुएशन की सतह पर, वो ये होता है कि आपको इस चीज़ की कोशिश करनी होती है कि आप अपनी राय देने के अहल हो जाए, आपको खुद राय देना आ जाए। एक पर्सनैलिटी है, उसकी पर्सनैलिटी की अच्छाइयाँ भी हैं, खराबियाँ भी हैं, खूबियाँ भी हैं, बुराइयाँ, सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। आपने उसमें अपनी राय दी, आपको लगता है कि सर सैयद अहमद खान ने सब कुछ अच्छा किया, आप लिखें सर सैयद अहमद खान ने सब कुछ अच्छा किया, सर अम्मार की उनसे ज़ाती दुश्मनी थी, खानदानी को लड़ाई है लोगों की, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, वरना वो बड़े शरीफ नेक परहेजगार तहज्जुदगुज़ार आदमी थे। आप ये भी लिख सकते हैं मेरी तरफ से इजाज़त है, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं उनकी मजहबी फिक्र बिल्कुल गलत थी, उन्होंने मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की, मुसलमानों की मजहबी जज्बात को शदीद ठेस पहुँचाई, तो ये भी आपको खुद अपने अल्फाज में ही लिखना है। जो भी चीज़ आप करें उसके अंदर वो आपकी अपनी राय पर डिपेंड होना ज़रूरी है, उसका आपकी राय उसके अंदर शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपकी अपनी राय है वो आपने उसके अंदर देनी है।
आपको अच्छा लगे बुरा लगता है, मुझे उस पर कोई ना एतराज़ है ना मुझे उस पर कोई परेशानी है कि आपको क्या इसमें अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है। जो आपको समझ में आए वो आप उस हवाले से लिख सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ों को उसके अंदर शामिल आपने ज़रूर करना है। अगर आप लोग नेट यूज़ तो सारे ही लोग करते हैं, गूगल पर आप जाके सफेद अहमद खान की मजहबी फिक्र के हवाले से जो भी चीज़ें सर्च करेंगे वो भी मिल जाएंगी आपको। अगर रिटर्न फॉर्म में चाहिए रिटर्न फॉर्म में भी मिलती है, वीडियोज़ की सूरत में चाहिए तो वीडियोज़ भी आपको उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये काम करवाने का एक बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक तो आप लोगों को ओपिनियन देना है, राय देना है, और दूसरा जो मैं आपसे जिक्र करता रहता हूँ बार बार कि आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा यकीन आ जाए कि ये सिर्फ मेरी अपनी ज़ाती राय नहीं है कि मैं ये आपको जो बार बार कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान में हिस्ट्री हमेशा दो तरीके से पढ़ाई जाती है, यानी कि हमें सिर्फ उसका एक एंगल पढ़ाया जाता है, दूसरा एंगल नहीं दिखाया जाता। तो सर सैयद अहमद खान के ऊपर जब दुनिया ने इतना काम किया है, हज़ारों लाखों लोग इतना काम कर चुके हैं, सोशल मीडिया का फ़ायदा यही है कि अब वो चीज़ें छुप नहीं सकती। मतलब आप चाहे लाख झूठ बोलते रहें, मतलब बच्चों को आप कुछ भी बताते रहें, लेकिन हकाइक से तो आप पर्दा नहीं कर सकते ना, वो नहीं बोल सकते। आज उनकी तफसीर, जिसको तफसीर कुरान कहते थे वो, जिसको बाद में उलमा कराम ने तहरीफ कुरान कहा कि इन्होंने कुरान में तहरीफ कर दी है, तो वो आज नेट के ऊपर मौजूद है। सर सैयद अहमद खान के ऊपर हज़ारों लाखों लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो जो भी आपकी राय बने, चाहे आप वीडियो सुनने की सूरत में बने चाहे पढ़ने की सूरत में बने, तो उस राय का आपने फिर इस पूरा असाइनमेंट के अंदर इजहार करना है। इसकी लेंथ के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, जितना बड़ा बनाना चाहे आप बना सकते हैं, जितना छोटा ये भी ना करें कि एक पेज में बनाना है, ऐसा ना कीजिएगा। तो जो जो चीज़ें आपको समझ में आती है वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई सवाल हो असाइनमेंट के हवाले से तो आप कर दीजिए। असाइनमेंट के हवाले से किसी को कुछ पूछना? आजिया, सानिया, हमाद और हारून, क्या नाम है? सानिया, हारून, और कौन है? फातिमा, नक्शा। किसी को कोई सवाल है और असाइनमेंट के हवाले से? हमाद कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। आ गया? अच्छा एक नो मिनट। सर। अच्छा, हादिया का मैसेज मैं वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ना आगे, मैं आपको बताऊंगा ताकि उससे भी आपकी थोड़ा सा और मालूम रहेगी, क्लियर हो जाएगी कि जो मैं चीज़ आपसे लेकर चला था। ठीक है, यहाँ तक चीज़ रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको इलेक्शन की सूरत हाल भी बता देता हूँ कि इलेक्शन का क्या होता है। एक मैसेज किसका और आ गया ये? ठीक है, ओके, हादिया का मैसेज है, हादिया का मैसेज है। तो मैं जो आपसे इलेक्शन की सूरत हाल का जिक्र कर रहा था वो ये थी कि फिर बिलाखिर 11 जनवरी 1946 को ये इलेक्शन हुए, और इलेक्शन जो थे वो पहले फेडरेशन की सतह पे, वफाकी सतह पर करवाए गए। और जो वफाकी सतह पर जो इलेक्शन हुए उसके अंदर 30 सीटें थी और मुसलमानों ने उसी इंतखाब की सूरत में इलेक्शन लड़ा, जो कि मैंने आपसे बताया था कि मुसलमानों का पहला मुतालबा था जुदागाना इंतखाबात। मुसलमानों ने इसी बुनियाद के ऊपर अपनी 30 सीटों पर वफाक में फेडरेशन में इलेक्शन लड़ा, जिसको आज आप कौमी असम्बली का इलेक्शन कहते हैं। और 1937 के बरक्स 1946 में मुसलमानों ने उस इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया एक तरह से, और 90% तक वोट जो है वो मुसलमानों को उस इलेक्शन के अंदर मिल गए। इस पर जो है वो जाहिर सी बात है मुसलमानों को एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो इन इलेक्शन में, जो कि 1 जनवरी 1946 में हुए, हासिल हुई पहली दफ़ा। इसके कुछ ही दिनों बाद जो फौरी बाद जो है वो उन्होंने फौरी बाद जो है वो सूबाई सतह पर भी इलेक्शन का इनेकाद का फैसला किया, और फौरी ही बाद जो है वो इसके इलेक्शन जो है सूबाई इलेक्शन भी हो गए, जो तकरीबन 440 या 441 यानी कि 441 सीटों के ऊपर हुए। इन सीटों के अंदर भी मुसलमानों की, जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि मुसलमान हमेशा अपनी सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ते थे, यानी कि जुदागाना जो सीटें होती थी, उसमें से मुसलमानों ने 425 सीटों के ऊपर कामयाबी हासिल की, यानी कि सिर्फ 15 या 20 सीटें मुसलमान हारे, बाकी तमाम सीटों के ऊपर मुसलमान मुकम्मल तौर पर कामयाब हुए। पहली दफ़ा बरसगीर में, जो टाइम था 1946 का, इस मौके के ऊपर मुसलमानों ने पहली दफ़ा एक तरह से मुकम्मल तौर पर इस चीज़ का ऐलान कर दिया था कि जो अब तक मुस्लिम लीग या जिन्ना साहब जो नारा लगा रहे थे कि मुसलमानों की सियासी जमात मुस्लिम लीग है, उसको वो कामयाबी दिलाने में कामयाब हो गए। और उसका इजहार इस तरीके से हुआ कि अप्रैल में, यानी कि इसी साल 1946 अप्रैल में, मुसलमानों ने तमाम सियासी जमातों का जो जो जीते थे मुसलमान, उनका दिल्ली के अंदर एक कन्वेंशन बुलाया, और उस कन्वेंशन को यौम फतह के तौर पर मनाया गया। यानी कि मुसलमानों को फतह मिली थी तो जाहिर सी बात है आपने उसको यौम फतह के तौर पे मनाया। और इस पूरे इलेक्शन की कामयाबी के बाद पहली दफ़ा, अब जिस चीज़ को मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ उस चीज़ को बिल्कुल याद रखिएगा वाज़ेह तौर पे, ये वो पहला मौका था कि जब मुस्लिम लीग को इतने बड़े पैमाने पर कामयाबी मिली थी। हमारी नाकामियों का सिलसिला, जो अगर आप उसको दोबारा से एक दफ़ा थोड़ा सा ओवरव्यू करना चाहें, 49 1857 की लड़ाई में जो हम शिकस्त
खाई थी। उसके बाद से मुसलमान जो पिसते जा रहे थे, पिटते जा रहे थे, शिकस्त पे शिकस्त खाए जा रहे थे, एजुकेशन में, सियासत में, हर जगह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप बढ़ते बढ़ते फिर जब दाखिल होते हैं, फिर आप मुस्लिम लीग बनाते हैं, कांग्रेस से लड़ाइयाँ, मामला खराब, मुआहदे, मुज़ाकरात, कभी नेहरू के पॉइंट्स आ रहे हैं तो कभी बिना के नुकात आ रहे हैं, वो सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज, वो सारी पूरी पॉलिटिकल जो कंडीशन थी जो 1906 से लेके फिर 1946 तक पहुंचती है। इस पूरे अरसे के दौरान ना तो हमने कोई आज़ादी का मुतालबा अब तक किया था, ना हमने किसी पाकिस्तान का मुतालबा किया था, ना हमने किसी सेपरेट स्टेट का मुतालबा किया था, रियासत का मुतालबा नहीं किया था। लेकिन जब 1946 के इलेक्शन में हम कामयाब हो गए, हमने वाज़े तौर पर अपनी बरतरी को साबित कर दिया, तो ये वो मौका था कि अब मुसलमानों के पास ये चीज़, ताकत आ गई थी, कुव्वत आ गई थी कि जिसका वो अब तक इजहार करते हुए आए थे। इस मौके के ऊपर पहली दफ़ा बर्र सगीर में मुसलमानों ने इस जो कन्वेंशन था जिसको यौम फतह के तौर पर मुसलमान मना रहे थे, इसके अंदर मुसलमानों ने पहली दफ़ा अपना मुतालबा, स्टेट का मुतालबा, रियासत का मुतालबा पहली दफ़ा मुसलमानों ने अपने दस्तूर में शामिल किया। और इसका जो पूरा का पूरा सिलसिला था जिसके अंदर मुसलमानों ने जो इसकी जो तारीफ थी वो चौधरी खलीफुर जमा ने की, और दीगर जो लोग जो इलेक्शन के अंदर शामिल थे उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया कि ठीक है, अब हमें एक स्टेट चाहिए। मैंने आपको बताया था कि 1940 की भी जो रेजोल्यूशन थी जिसके अंदर करारदाद जिसको लाहौर कहा था, उसमें हमने स्टेट्स का मुतालबा किया था, हमने कोई आज़ादी की डिमांड नहीं की थी, हमने किसी पाकिस्तान का कोई मुतालबा नहीं किया था। ये वो पहला मौका आया था 1946 का जिसमें हमने मुतालबा पाकिस्तान पेश कर दिया और हमने कहा कि हमें आज़ादी यानी कि पाकिस्तान रियासत की सूरत में चाहिए। इसमें एक चीज़ फिर अभी भी क्लियर रखिएगा कि हम आज़ादी ज़रूर मांग रहे थे, लेकिन दाखिली तौर पे, यानी कि हम ये चाह रहे थे कि ऊपर बेशक अंग्रेज हुक्मरान रहेगा, लेकिन हमें अब कांग्रेस से आज़ादी चाहिए, हमारी रियासत अलग होनी चाहिए। हम जो अब तक जिन इलाकों का मुतालबा करें तो उन तमाम रियासतों को मिलाकर एक अलग रियासत बनाई जाए और उसके अंदर हम दाखिली तौर पर खुद मुख्तारी चाहते हैं, हम कांग्रेस की मातहती कबूल नहीं करेंगे। ये वो पहला मौका था जो कि 1946 के अंदर मुसलमानों के साथ हाथ आया और मुसलमानों की ताकत कुव्वत हासिल हुई कि उन्होंने इस चीज़ का मुतालबा जो है वो अंग्रेज़ के सामने रखने में कामयाब हो गए। अब जैसे ही ज़ाहिर सी बात है आपको इतनी बड़ी कामयाबी मिले तो आप क्या लग रहा था, मतलब अंग्रेज़ या जो कांग्रेस थी वो कोई ठंडे पेटों इस सारी चीज़ को कबूल कर लेती, ये मुमकिनात में से नहीं था। उन्होंने जो है वो फौरी तौर पे कांग्रेस ने उसको ऐतराज़ का भी निशाना बनाया और अंग्रेज़ को भी जो सूरत हाल थी वो वाज़े तौर पर नज़र आ गई थी कि अब इस पूरे खित्ते की कोई ना कोई हमें फैसला लेना पड़ेगा। जो अब तक हम मामलात को घसीटते हुए लेकर आ रहे थे कि कभी कोई मिशन भेज दिया, कभी मामलात को रिजॉल्व कराने के लिए आगे बढ़ा दिया, किसी को गिरफ्तार कर दिया, लेकिन अब ये मामला ऐसे रिजॉल्व नहीं होगा। इसी सिलसिले में बिल आकर उन्होंने एक फैसला किया कि अब इस इलेक्शन के फ़ौरन बाद उन्होंने फैसला किया कि अब यहाँ पर एक मिशन भेजा जाएगा और जो कि इस मामले को रिजॉल्व करेगा एंड तक। और उस मिशन का नाम रखा गया कैबिनेट मिशन प्लान। एक कैबिनेट थी जिसको छोटी सी कैबिनेट जो कि बरतानवी वज़ीर आज़म की कैबिनेट होती थी, उसमें से चंद नुमाइंदों को इस काम के लिए चुना गया और उन्होंने जो है वो इस मिशन को जाके आगे पेश करना था जिसको कैबिनेट मिशन प्लान कहा जाता है। ये मिशन का जो जो था वो इलेक्शन की रिजल्ट आते ही फौरी तौर पर तो हो ही चुका था, इसका उन्होंने फैसला कर लिया था कि भाई जो अब वो एक मिशन जो है वो यहाँ पर भेजा जाएगा। और इस मिशन के अंदर जो है वो 3 लोग शामिल थे। उसके अंदर एक तो वही थे जो क्रिप्स मिशन को लेकर आए थे, स्टीफोर्ड क्रिप्स साहब थे वो जो कि 42 में भी आ चुके थे। उसके अलावा 2 मजीद लोगों को ऐड किया उन्होंने और उन्होंने 3 लोगों का एक मिशन जो है वो यहाँ पर भेजा बरसगीर के अंदर। और उन्होंने जो है वो जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि अप्रैल में मुसलमान इस चीज़ का ऐलान कर चुके थे कि अब जो है वो हम स्टेट का एक मुतालबा कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने अप्रैल में इस मिशन ने जो है वो आके जिन्ना साहब से 14 अप्रैल को और 16 अप्रैल को 2 मुलाकातें जो है वो उनकी जिन्ना साहब से हुई। उसके बाद फिर उन्होंने गांधी जी से जाके मुलाकात की और उसके अंदर उन्होंने एक नया आइडिया फ्लोट कर दिया। अब यानी कि यहाँ पर आप इस पूरी कंडीशन में थे और बरतानिया भी फंसा हुआ है, उसको माशी तौर पर बहुत कमज़ोर है, वो भागना भी चाह रहा है लेकिन नहीं भी भाग रहा है क्योंकि वैसी बात है यहाँ से पैसा जमा होता था, उनके यहाँ कॉलोनी थी, अख्तियार कौन छोड़ना चाहता है। इस मौके पर उन्होंने कैबिनेट मिशन की सूरत में एक नया आइडिया निकाल के ला दिया। अब उन्होंने कहा कि ये तो कोई खुदा न खास्ता हमारे हाथ से मामला निकल ही ना जाए, तो उन्होंने कहा नया कोई लॉलीपॉप दिया जाए पूरे खित्ते को। तो उसका नाम कैबिनेट मिशन प्लान ने रखा ऑल इंडिया यूनियन के नाम से। ऑल इंडिया यूनियन बनाने का उन्होंने फैसला किया। अच्छा, ये ऑल इंडिया यूनियन क्या थी?
अच्छा, इसको राजी करने के लिए उन्होंने काम ये किया कि शिमला के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, शिमला कॉन्फ्रेंस कहलाती है, बड़ी मशहूर 1946 की, आपने जगह जगह शायद पढ़ा भी होगा स्कूलों के अंदर, या आता रहता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस कहती है। तो शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने तमाम लोगों को मदऊ किया, इसके अंदर मुस्लिम लीग के नुमाइंदे थे, कांग्रेस के नुमाइंदे थे, और सिखों के भी नुमाइंदों को उसके अंदर शरीक किया गया। और इस पूरी जो कॉन्फ्रेंस थी शिमला कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर जो है वो उन्होंने ऑल इंडिया यूनियन का जो क़याम था या उसका जो मंसूबा था वो उन्होंने सबके सामने पेश किया। ये बुनियादी तौर पे क्या था, ये एक छोटी सी इसके अंदर चीज़ें, कोई मतलब कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आप लोग ना समझ सकें। उसके अंदर उन्होंने चीज़ का ऐलान किया, जो कि उन्होंने जब कैबिनेट मिशन का ऐलान किया तो उसके अंदर उन्होंने ये किया जिसको कैबिनेट मिशन प्रपोजल कहा था, जो कि उस पूरे मीटिंग के बाद उसमें से उन्होंने निकाल के दिया था। उन्होंने बताया कि अब जो हमने बर सगीर का जो आईनी हल निकाला वो ये निकाला है कि अब इसको हमने तीन तरीके से डिवाइड करना है। हम इसको तीन यूनियंस बना रहे हैं, तीन ग्रुप्स बना रहे हैं, और उसके अंदर पूरे बर सगीर को हम डिवाइड करने जा रहे हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी करके उन्होंने उसके अंदर तकसीम किया। और उन्होंने उन ग्रुप्स की जो तकसीम की थी बुनियादी तौर पे, वो उस बुनियाद पे की थी कि जिन जिन जो ग्रुप ए था, जैसे उसके अंदर वो तमाम सूबे शामिल किए गए थे जो कि हिंदू मेजॉरिटी इलाके थे। ग्रुप बी के अंदर यानी कि जो मुसलमानों जो ग्रुप था उसके अंदर मुसलमानों के इलाकों को शामिल कर दिया। तो जैसे मिसाल के तौर पे ग्रुप ए के अंदर मद्रास था, मुंबई था, यूपी था, सीपी था, बिहार था, उड़ीसा था। ये वो तमाम इलाके थे कि जिसके अंदर इससे पहले कांग्रेस इलेक्शन जीतती रही थी। जबकि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, सरहद जो था, वो जो दीगर इलाके थे उनको जब उन्होंने ग्रुप बी का हिस्सा बनाया, क्योंकि उनका कहना ये था कि ये ग्रुप बी होगा और इसके अंदर जो है वो मुसलमानों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत या ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हासिल होगी। तो इस तरह से उन्होंने तीन ग्रुप्स का ऐलान किया, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। और ये सारी डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी, इसलिए मैं आपको बहुत यानी कि मैं आप बता दें कि ग्रुप ए के अंदर ये थे, ग्रुप बी के अंदर जो थे वो पंजाब, सरहद और सिंध का इलाका था, और जो ग्रुप सी बनाया उसके अंदर बंगाल और असम के इलाके को शामिल किया गया। और इसके एक पूरा उन्होंने तरीकाकार बताया था कि इस पूरे जो ग्रुप्स बनेंगे, यूनियंस बनेंगी, वो किस तरीके से ऑपरेट करेंगी, उनके पास क्या क्या अख्तियार होंगे। अच्छा, यहाँ पर फिर एक चीज़ याद रखिएगा, ये तमाम ग्रुप्स उन्होंने सिर्फ इसीलिए बनाए थे कि किसी तरीके से हिंदुस्तान मुत्तहिद रहे। ऐसा ना है, उनका कोई मकसद या प्लान ये नहीं था कि हिंदुस्तान की तकसीम कर दी जाएगी या हिंदुस्तान को तकसीम किया जाएगा। ये उनका ना प्लान था ना उनका मकसद था। उन्होंने वाज़ेह तौर पे इस चीज़ के अंदर बयान किया था, जो कैबिनेट मिशन आया था, कि किसी भी सूरत में हमने हिंदुस्तान की जो वहदत है उसको बरकरार रखना है, इसको हमने तोड़ना नहीं है, इसको ग्रुप्स के अंदर तो तकसीम करके, ताकि उस पर हुकूमत करना आसान हो जाएगा। क्योंकि हम यही मुतालबा करते आए थे ना आपका, जो कि 1940 में भी हमने किया था और दीगर मौक़ों पर भी हमने मुतालबात किए थे, वो ये थे कि हमें सूबों में खुद मुख्तारी दे दी जाए। तो ये बुनियादी तौर पर सूबों में खुद मुख्तारी देने का एक तरीक़ाकार था, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान के ज़रिए उन्होंने ये प्रपोजल पेश किया। इस प्रपोजल को पेश करने के साथ साथ उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया कि इसके अंदर आप जो भी सियासी जमात इसको एक्सेप्ट कर लेगी तो ये तमाम का तमाम जो मिशन है ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, और जो इसको रिजेक्ट कर देगा तो फिर ये मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस पूरे मिशन के साथ क्या हुआ और इस मिशन की जो पूरी सूरत हाल थी वो किस सूरत में निकल कर आई, वो भी एक पूरी अलग कहानी है, पूरा उसका एक अलग सिलसिला है, इसको थोड़ा सा हमें समझना ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल मैं, क्योंकि शायद आप लोगों का टाइम भी कम है, 12 बजने वाले हैं, क्योंकि दूसरी क्लासेस के फ़ौरन बाद मेरी, तो मैं इससे ज़्यादा आप लोगों को आगे नहीं घसीट रहा इसके अंदर। लेकिन यहाँ तक मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ कि कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो एक पूरा ग्रुप्स की सूरत के अंदर जो है वो निकल के उन्होंने आपके सामने एक आइडिया, एक मनसूबा पेश कर दिया। और उन्होंने इसका कहा कि जो इसको पार्टी सबसे पहले कबूल करेगी वही जो है वो उसका हमारे साथ हुकूमत के अंदर भी शामिल होगी, और उसको बहुत सारी लालचें दी गई कि भाई कैबिनेट मिशन को आप लोग जो है वो कबूल कर लें। और उसके अंदर किसी पर कोई पाबंदी, कोई सख्ती नहीं रखी गई थी। कुछ महकमे जो थे वो सूबों को दिए गए थे इख्तियारात, और बाकी जो इख्तियारात थे वो जो थे वो वफाक ने अपने पास, यानी कि अंग्रेज़ ने अपने पास रखना चाहता था इस पूरी सूरत हाल के दौरान। कैबिनेट मिशन का क्या हुआ और कैबिनेट मिशन से मुसलमानों को क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हुआ, कांग्रेस को क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हुआ, ये इंशाल्लाह फिर मैं जो नेक्स्ट क्लास आपकी जब होगी तो उसके अंदर सारी चीज़ का जिक्र करूँगा। अब यहाँ तक अगर कोई चीज़ आपको क्लियर ना हुई तो पूछ सकते हैं, जो कि 1940 से लेके 1946 तक का आपका टाइम पीरियड था। पाकिस्तान बनने में भी 1 साल का टाइम बाकी है, यानी कि 47 के अंदर पाकिस्तान बन रहा है। यहाँ तक एक चीज़ थोड़ी सी दोबारा आप लोग क्लियर रखिएगा, जो कि मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ कि जो हमें जज्बाती चीज़ें बचपन से पढ़ाई जाती है ना, कि हमने कोई बहुत बड़ी मूवमेंट चला के, बहुत बड़ा कोई कारनामा अंजाम दे के जो है वो पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाई थी, यकीनन दिलवाई थी। हमारी पूरी सियासी सरगर्मियाँ जारी थी, इसके अंदर लोगों के नुकसान भी हो रहे थे, हज़ारों लोग हमले भी हो रहे थे, कहीं हिंदू मुसलमान फसादात भी हो रहे थे, कांग्रेस का अलग रवैया था मुसलमानों का।
लेकिन पूरी बदस्तमीज की सूरत हाल को तकसीम की तरफ नहीं गई थी अब तक। यानी कि हम अप्रैल 1946 में खड़े रहे और अगले साल 47 अगस्त में पाकिस्तान बन रहा है। एक साल के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ कि बर सगीर से अंग्रेज को फौरी तौर पर निकल के भागना पड़ गया। वजूहत तो उसके सामने आ चुकी होंगी यकीनन कि जंग का पूरा मरहला था, जंग से खात्मा हो चुका था, जंग के अंदर जो नुकसान हो चुका था, अंग्रेज खुद बहुत परेशान था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो रवैया था वो आपस में मामला के साथ बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा था। ये सारी सूरत हाल तो थी, लेकिन इस एक साल के दौरान ऐसा क्या हुआ कि 46 से 47 तक इतनी स्पीड के अंदर उनको जो है वो एकदम से अलहदगी का ही फैसला करना पड़ गया। यानी कि अब तक जो हालात तो ख़राब चल ही रहे थे, लेकिन एकदम से ये जो पूरा मामला हुआ कि अलहदगी क्यों हुई और फिर पाकिस्तान अचानक से कैसे बन गया, ये इंशाल्लाह जो है वो फिर मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जिक्र करूँगा। तो यहाँ तक अगर कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि बहुत दफ़ा आपके पेपर में सवाल आ जाता है कि 1940 से 47 तक के तमाम हालात का तज्जिया करें कि किस तरीके से पाकिस्तान बनने में कामयाब हुआ, यानी कि पाकिस्तान की तरफ किस तरह हालात चले गए। तो अब आपके सामने तमाम वाक़यात होने चाहिए जो कि 40 की रेजोल्यूशन से लेके फिर 42 फिर 43 में क्या हो रहा है कि किस तरह इंडिया छोड़ दो तहरीक का आगाज़ हो रहा है और किस तरह से जो है वो कांग्रेस को इलेक्शन में आपने शिकस्त दी 46 में जाके, और फिर जो बातचीत का मरहला है वो किस तरह जो है वो बिलाखत पाकिस्तान की तरफ मुंतकिल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का जिक्र जो है वो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। यहाँ तक कोई चीज़ और पूछनी है तो पूछ सकते हैं आप। जी, कैबिनेट मिशन प्लान तक कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लीजिए। अम्माद हादिया नक्श कुछ पूछना है? जी, किसी का मैसेज आया है इसमें, किसका आया है? नो सर, अच्छा हादिया को कुछ नहीं पूछना है। अच्छा, और भाई किसी को कुछ? अम्माद का भी मैसेज आया, अच्छा नहीं है, ठीक है, नक्श को भी कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर हम यहीं तक इसको रोकते हैं। और बाकी है कि जो मैं आपको कह रहा था कि असाइनमेंट की सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। कुछ वीडियोज़ हैं वो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा शेयर कर दूँ ताकि चीज़ें आपको और क्लियर हो जाए। असाइनमेंट के हवाले से असाइनमेंट जल्द से जल्द आप लोग कंप्लीट कर लें अपना। आप लोगों को तो खर्च में इसकी जल्दी नहीं है क्योंकि पेपर वगैरह में आप लोगों को तो टाइम काफ़ी बाकी है। ठीक है, तो यहाँ तक रोकते हैं इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। यहाँ तक के लिए काफ़ी है, बाकी में अटेंडेंस आप लोगों की जो लोग मौजूद है चारों उनकी लगा दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप लोग भी जा सकते हैं, मैं भी जा रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।